ए आ जाओ जी, तुम लोग कहाँ गए? सभी सभी गायब। हाँ चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। वो आएंगे सब अपना। शुरू किया जा। नहीं तो हम पहले स्टार्ट कर देंगे, तुम लोग आ जाया करो ना टाइम से। उन सबों का जो है कोई ठिकाना वो नहीं है। शुरू करते हैं। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे एम्पियर सर्किटल लॉ और उसका एप्लीकेशन, जिसमें कल हम लोग पढ़े थे सोलेनॉइड। क्या पढ़े थे? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है कि एक सिलेंड्रिकल कोई भी पाइप हो और उस पर क्या किया जाए, किसी कापर के वायर से बाइंडिंग कर दो, तो वो सिलेंड्रिकल जब होगा तो सोलेनॉइड होगा। लेकिन उसी को क्या कर दो, रिंग के आधार पर कर दो, यानी सर्कुलर रिंग बना दो, तो क्या हो जाता है? टोरॉइड। क्योंकि इस टोराइड हो जाता है, टोरॉइड टोराइड हो जाता है। जैसे देखो सिलेंड्रिकल है तो दोनों का इंड है, लेकिन जब इसको क्लोज कर दोगे तो इंडलेस हो जाएगा, इसका कहीं इंड नहीं है, ये इंडलेस हो जाएगा। तो जब इसको देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये टोरॉइड इज ए हेलो सर्कुलर रिंग विथ वाइंडिंग ए वायर वेरी ओवर इट विथ टर्न्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी जब, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो सोलोनॉइड था, जो सिलेंड्रिकल शेप में था, उसी को टर्न करके क्या कर दे, सर्कुलर बना दे, रिंग बना दे, तो क्या हो जाता है? टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड हो जाता है। टोराइड भी कह सकते हो, देखो हिंदी में टोराइड है, ठीक है, टोराइड इंग्लिश में भी टोराइड ही होगा, दोनों चीजें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही सेम वर्ड है। तो अब इसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसका यूज करके? एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का लॉ क्या है, इसको देखें यहाँ पे, बी इंटू डीएल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसी का अप्लाइड करके हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो फिगर तुमको दिख रहा होगा, ये टोरॉइड है। इसके मिड पॉइंट में, ये तो आपका दोनों पाइप की तरह हो गया, इस पे बाइंडिंग हो गया। तो इस पे तीन कंडीशन में आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। पहला, इसका जो ओपन, बीच में जो ओपन जगह है, यानी इनसाइड, जहां पहला कंडीशन देखो लिखा है ना, एट पॉइंट इन द ओपन स्पेस इंटीरियर, यानी ये बीच में जो ओपन जगह है। दूसरा, इसके मिड पॉइंट में ये निकाल सकते हो जहां मैग्नेटिक फील्ड रियल में ओरिजिनेट हो रहा है। और एक थर्ड, इसके बाहर, यानी ओपन स्पेस इसके बाहर भी हो गया, ओपन स्पेस इसके अंदर भी हो गया, और एक इसके इनसाइड। ठीक है, यानी टोराइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आप तीन कंडीशन में आप निकालोगे। इसी को हमने देखो तीन लूप बना दिया। ये तो आपका टोटल टोराइड हो गया। ठीक है, ये जो है आपका टोटल ये टोराइड हो गया। इसमें ये जो बीच वाला है देखो, ये फ्री स्पेस है, और ये आपका बाहर वाला देखो क्या, ये भी फ्री स्पेस है। बाकी ये बीच में जो है, ये आपका टोराइड का जो मिड पॉइंट है। इसी तीनों कंडीशन में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो तीन लूप बनाए, लूप फर्स्ट यानी इंटीरियर का जो फ्री स्पेस है, लूप सेकेंड जो मिड पॉइंट में है, और लूप थर्ड क्या है, जो आउटर फ्री स्पेस है। तो तीन कंडीशन में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्शन शो करना चाहो तो इसमें चूंकि देखो इसमें कहीं से कहीं इंड पॉइंट होगा जहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, फ्लो कराओगे वायर निकाल के। तो इसमें जो है आप डायरेक्शन शो करने के लिए इन साइड में, इसमें ना करके इसमें दिखा सकते हो, आराने तो इसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसका सीधे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। पहला कंडीशन देखो दिया कि एट पॉइंट इन द ओपन स्पेस इंटीरियर, यानी लूप फर्स्ट, कौन सा है, फॉर लूप फर्स्ट ही तो है। देखो लूप फर्स्ट ही कहां है, इनसाइड में है और फ्री स्पेस में। उसकी रेडियस कितना है, आर है, R1 है। तो अगर इसका तुम मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लो तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी, चलो E1 इंटू DL इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, चूंकि जनरली फार्मूला पढ़े हो। लेकिन जब इंटीरियर में है तो इसमें देखो कहीं कोई करंट, फ्री स्पेस है, वहां कोई करंट होगा ही नहीं। तो जब करंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो B1 है, यानी इसको जीरो हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं B1 और यहाँ क्या लिख दो, DL इजकल टू म्यू नॉट इंटू जीरो। या सीधे अगर ले जाओगे इधर तो B1 इजकल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि DL की वैल्यू क्या लिखोगे, DL लेंथ है, DL क्या है, लेंथ है। तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि B1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 इजकल टू जीरो, या B1 इजकल टू क्या हो गया, जीरो। तो एक चीज जान लो, जो टोराइड है, टोराइड के इनर फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इनर साइड फ्री स्पेस है, वहां करंट है ही नहीं है।
करंट किसमें है, सिर्फ इस लूप में है जो बना हुआ, देखो क्लोज जो बाइंडिंग है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, न तो इसके इनर साइड में होगा और न ही आउटर साइड में होगा। तो जो भी जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ इसके मिड पॉइंट में ही होगा, यानी लूप सेकेंड में ही होगा, लूप फर्स्ट में और लूप थर्ड में नहीं होगा। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि एट पॉइंट इन द ओपन स्पेस इंटीरियर। तो अगर पूछता है कि टोरॉइड के अंदर खुले स्थान पर अगर पूछता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। सेकेंड, फॉर पॉइंट लेइंग इनसाइड द टोरॉइड। अब इसके इनसाइड यानी जो पॉइंट है मान लो P, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी वैल्यू मान लो कि इसमें जितने भी ये वायर किया गया इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n मान लो, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कितने हैं, टोटल कैपिटल N मान लेते हैं, पर यूनिट लेंथ नहीं है, टोटल आपका है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B इंटू DL इक्वल टू टोटल करंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N इंटू आई हो जाएगा ना, म्यू इंटू N इंटू आई, या इसी लिख सकते हैं B, ये क्या होगा क्लोज इंटीग्रल DL इक्वल टू म्यू नॉट N आई। अच्छा, ये क्लोज इंटीग्रल DL यानी इंपीरियल, एक तरह से कहा जाता है एम्पेरियन आपका एक क्लोज पथ है, इसका टोटल लेंथ कितना होगा, रेडियस कितना लिया गया है R, देखो रेडियस कितना है R, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल यानी B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट N आई, या B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई N आई अपन क्या लिख सकते हैं R। ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया। ठीक है। अब यहां पे एक चीज लिख सकते हो कि अगर मान लो कि पर यूनिट लेंथ कितना हो, पर यूनिट लेंथ अगर मान लो जो पर यूनिट टर्न का जो लेंथ लिखे हो, टोटल लेंथ कितना है टर्न का, n है, अगर स्मॉल n लिया जाए तो स्मॉल n इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, टोटल यानी n अपॉन l लिखोगे ना, l का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई R हो जाएगा ना, पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी n अपॉन 2 पाई R। तो n अपॉन 2 पाई R की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल n लिख सकते हैं। तो B इक्वल टू देखो कितना आ गया, म्यू नॉट n इंटू आई, तो ही आया देखो, म्यू नॉट इंटू n आई तो होगा, क्योंकि n अपन 2 पाई R की वैल्यू क्या होगी स्मॉल n। तो ये किसके लिए है, पर यूनिट लेंथ के लिए है, जबकि आप सोलेनॉइड में पढ़े थे पर यूनिट लेंथ का क्या, उसमें आप पढ़े थे B इक्वल टू, यही फार्मूला था, लेकिन उसको जब टोटल लेंथ लिए थे तो म्यू नॉट N आई अपन क्या हो गया था, L हो गया था। क्या हो गया था, क्योंकि वहां किस रूप में है, लेंथ के रूप में, सिलेंडरी लेंथ के रूप में है, और उसी को सोलेनॉइड को क्या कर दिए, जब सर्कुलर कर दिए तो वही टोरॉइड हो गया। ठीक है, जो सोलेनॉइड है उसको जब हम सर्कुलर कर देते हैं तो इसलिए सर्कुलर की जगह क्या लिख दिया गया, L की जगह, देखो ये लंबाई के रूप में है, लेंथ के रूप में, और ये सर्कुलर के रूप में है, तो इसलिए क्या हो गया 2 पाई R। समझे, तो दोनों एक ही फार्मूला है, दोनों का फार्मूला एक ही है, बस पर यूनिट लेंथ जब टोटल लेंथ की जब आएगी वैल्यू तब यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लेकिन बाकी टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों सेम है, बस वो सिलेंड्रिकल लेंथ के रूप में है और यह सर्कुलर के रूप में, सर्कुलर रिंग के रूप में है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, कह रहा कि फॉर पॉइंट इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, यानी इसके बाहर देखो इसके बाहर कौन सा है, लूप थर्ड है बाहर की तरफ, तो इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक करंट होगा नहीं, तो इसके आउटर बाहर भी जब लिखोगे तो इसको सीधे ऐसे लिख देना है B इंटू DL, आपको लिख देना इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू नॉट इंटू नेट करंट 0, तो इसलिए B DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0 या B इक्वल टू 0। तो बाहर भी क्या होगा, यानी B आउट लिख सकते हैं, इसको 0 होगा, बाहर भी 0 होगा, इंटीरियर फ्री स्पेस में भी 0 होगा, सिर्फ जो बाइंडिंग है उसके मिड पॉइंट में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी वैल्यू म्यू नॉट N आई होगा पर यूनिट लेंथ का, टर्न का अगर लेंथ पर यूनिट लेंथ लोगे तो होगा, बाकी आप टोटल अगर लेंथ n ले लोगे तो म्यू नॉट अपन 2 पाई N आई अपन R हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें।
अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। देख लो एक बार इसको, फिगर उगर देख लो, कहीं समझ में ना आ रहा हो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक, ये क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्ज, एक्ट ऑन मूविंग चार्ज, यानी किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वहां मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वह डिपेंड करता है कि वहां चार्ज कितना है। जितना अधिक चार्ज होगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स अधिक होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो उसमें लिख लेना कि जो चुंबकीय बल होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज का होता है। फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, जो मूव कर रहा है ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक, चूंकि कई सारे एंगल पे मूव करेगा, कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो या परपेंडिकुलर हो। तो हम उसमें लेते हैं कि जो स्पीड होती है मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज की स्पीड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू स्पीड का कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, या इसी को लिख सकते हैं क्या, F प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। दूसरा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो ये प्रोपोर्शनल टू बी, ये क्या हो गया थर्ड। अब इन तीनों को मिला दो तो क्या मिलेगा, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो मिल गया ये प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है के, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसलिए F इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू वी वी साइन थीटा। यही आपका फोर्स होता है जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन करता है। ठीक है, जब मोशन करेगा, जब रखोगे तो उस पर क्यू बी ई बी पढ़ोगे आगे, लॉरेंज फोर्स उसको कहते हैं। वहां मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है। तो क्यू ई प्लस क्यू ई बी भी आ जाएगा अभी। तो F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा हो गया इस पे लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पे बात आता है कि कब फोर्स उस पर जीरो होगा, कब फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90। मैक्सिमम कब होता है 90 पे, थीटा इक्वल टू 90। तो F इक्वल टू क्या हो गया क्यू बी बी। जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, यानी सीधे उसके पैरेलल होगा। तो F सेकेंड क्या हो गया, F इक्वल टू जीरो हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, F इक्वल टू क्यू बाहर हो जाएगा, बी भी साइन थीटा, ये क्रॉस बी क्या होगा, बी क्रॉस बी होगा, वी क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया वेक्टर, बी क्रॉस बी नहीं होगा, ध्यान देना, वी क्रॉस बी होगा, वी बी की तरफ होता है। ठीक है, तो वी क्रॉस बी हो गया, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब इसी से आप पूरे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट्स, डायमेंशन और जो भी उसमें सीजीएस एसआई जो भी है उसमें आप निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग यूनिट, हाँ यूनिट्स निकालिए। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, अभी पढ़े हो क्यू वी वी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा
साइन थीटा का तो होता ही नहीं है यूनिट। बी इक्वल टू हो गया एफ अपन बी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, न्यूटन, इसका कूलाम मीटर पर, यही होता है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा। न्यूटन सेकेंड कूलाम मीटर। अच्छा, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक तरह से अगर देखो तो इसको जनरली आपका लिख सकते हो क्या, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, या इसी को क्या कहते हो, टेस्ला। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं टेस्ला। टेस्ला अदर यूनिट, ये सेम है टेस्ला। ठीक है, और क्या होता है इसका, सभी यूनिट का नाम बताओ। न्यूटन, वेबर होता है, केवल वेबर होता है कि वेबर केवल होता है, वेबर मीटर होता है, बताओ। ये क्या होता है, टेस्ला होता है। टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, वेबर के रूप में। केवल वेबर मालूम है किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, केवल वेबर फ्लक्स का होता है। लेकिन इसका क्या होता है, इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला और वेबर, ये सब किस में है, एसआई में है। किस में है, एसआई में। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा इसका, सीजीएस में बता दो, सीजीएस में गॉस होता है, गॉस। एक टेस्ला में 1T यानी टेस्ला, 1 टेस्ला में कितना होता है, 10⁴ गॉस। GAUSS है गॉस। गॉस थ्योरम जो पढ़े हो वही है। तो ये गॉस किस में हो गया, सीजीएस में, यानी सीजीएस में होता है गॉस। ठीक है, तो गॉस में दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल लगाते समय इसको चेंज कर दोगे। ठीक है, गॉस छोटा हो गया तो इसलिए टेस्ला में 10⁴ गॉस हो गया। गॉस को टेस्ला में चेंज करोगे तो 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। हाँ, क्या चीज, फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन भी तुम्हारा उसी का है। ठीक है, देखो एक गॉस जो है ना बहुत ही ज्यादा है तुम्हारा, ये लगभग पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नियर अबाउट माना गया है कि 0.5 गॉस के आसपास है। 0.5 गॉस, बस बताओ। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग 0.5 गॉस के आसपास है। अब इसकी डायमेंशन बता दो। B इक्वल टू F अपन QV। F का MLT-2, Q का AT, V का LT-1। कोई किसी को काट पीट रहा है, L से L कटा तो बच्चा क्या, M T कैंसिल, T कैंसिल, L कैंसिल, तो बच्चा क्या 2 - 1 A - 1। क्या यही होगा क्या, यानी सब एक दूसरे को मार दिया तो बच गए इतने, MT-2 A - 1। काटते पीटते बहुत तेज है सब, यही दिया है ना। ठीक है, तो ये आपका, अब इसको चाहो तो लिख सकते हो क्या, M का kg, M का kg पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर, ये भी होता है यूनिट, kg पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर। ठीक है, यह प्योर आपका किस में निकल गया, MKS में, यानी ये फंडामेंटल यूनिट के रूप में निकल गया, kg
पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर। ठीक है, चलो भाई अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखो एक चीज बताओ, अगर P पे तुम्हें निकालना हो, मान लो इस पॉइंट पे, तो P पर चूंकि फार्मूला तो जान ही रहे हो, इसकी वजह से क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, यही होता है ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर। ये तो क्लियर है। चलो इसके वजह से B1 होगा, इसके वजह से B2 होगा, दोनों निकाल लोगे। आर की वैल्यू भी देखो दिया है, बस यहाँ एक ध्यान रखना है कि कहां हम प्लस करेंगे कहां और माइनस करेंगे। तो अगर मान लो P पॉइंट पे निकाल रहे हो तो इसके वजह से अगर आप देखो तो चूंकि जहां निकालना हो तो वहां अपने हैंड्स को ले जाओ ऐसे, तो ये रोटेट कर रहा है, किसे डाउनवर्ड हो रहा है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो रहा है। जबकि इसको ले जाओ तो क्या होगा, ये तो नीचे की तरफ है, तो इसको अगर ऐसे ले जाओगे तो किधर जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो करना क्या होता है, जहां निकालना होता करंट की डायरेक्शन अपने थंब को रखो और इस पंजे को उस पॉइंट पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाना है। तो इस वायर की वजह से यही होगा ना, देखो तो ये तुम्हारा पंजा किधर मुड़ रहा है, अंदर की तरफ ना, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगा, नीचे। मान लो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, B1, और इसी पॉइंट पर अगर इसके वजह से निकालो तो ये तो नीचे डायरेक्शन है, तो थंब ऐसे रखोगे तो ऊपर जा रहा है ना, तो इसको कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो अब उस पॉइंट पे P पे है, देखो P पे जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ। किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, अपोजिट। तो यहां पर क्या करना होगा, टोटल B के लिए, अगर इसके वजह से B2 है तो टोटल B क्या करना होगा, B1 माइनस B2, जो अधिक होगा उसमें से माइनस करोगे। ठीक है, अब अगर Q पर निकालना हो तो Q पर ऐसे रखोगे, Q पर ले जाओ तो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसके वजह से किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। क्या चीज, हाँ क्या कर रहे हो, Q वाला ऊपर कैसे जा रहा है, देखो ऐसे करोगे तो Q पर ये पंजे को ले जाना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखोगे, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ तो जा रहा है। नहीं जा रहा ऊपर की तरफ, देखो तुम्हें को क्या लग रहा है, ऐसे रखो, ये किधर मुड़ रहा है, जिधर मुड़ेगा उधर ही तो करोगे, ये पंजा जिधर मुड़ता है उधर ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, और ये ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा, और जब ये करंट का नीचे है ना, तो आप नीचे करोगे ना ऐसे, ये भी कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा, यानी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, B1 प्लस B2, ये सही है। यानी देखो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि बीच में हमेशा प्लस होगा और बाहर दोनों तरफ क्या होगा, माइनस होगा। अगर सेम डायरेक्शन होता तो बीच में माइनस होगा और बाहर, याद रखो इसे, देखो